Hello students, welcome once again to my channel साइंस बाय एकता मैम। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेटरी पैसेज को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के अंदर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे पास आ चुके हैं, तो थोड़े समय में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम राजस्थान बोर्ड की बात करें, तो राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स में 2022 में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चांसेस बनते हैं कि इस बार भी आ सकता है। तो चलो पढ़ते हैं इसको और तैयारी करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो मिलती है वातावरण से। नॉस्ट्रल्स की मदद से हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको इनहेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्वेटिक एनिमल्स में नहीं होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ही लेनी पड़ती है। इसी वजह से होता ये है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा एयर के कंपैरिजन में वाटर में कम है, और इसी वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि हमारे अंदर उनकी तुलना में कम होती है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए तो ह्यूमंस के अंदर एयर जो है वो बॉडी से ली जाती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। नॉस्ट्रल्स जो होते हैं इनके अंदर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। जो रास्ते के अंदर, रास्ता मतलब जो एयर जाने का रास्ता है कहाँ तक, लंग्स तक, उस रास्ते की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर पाई जाती है म्यूकस और हेयर। हेयर जो है यहाँ पर फिल्टर का काम करते हैं और एयर के साथ आई जो अशुद्धियां हैं उनको नॉस्ट्रल्स में ही रोक लेते हैं, लंग्स तक नहीं जाने देते हैं। म्यूकस जो है ये भी एयर के पैसेज को आसान बनाती है। आगे चले अगर, तो एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। यहां से एयर जा रही है हमारे थ्रोट में और थ्रोट से पहुंच जाती है लंग्स के अंदर। थ्रोट जो है इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये एयर के पैसेज को कोलैप्स यानी कि पिचकने नहीं देती हैं। यहां तक तो गई नॉर्मल बातें। अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, तो इस बार हमें इसको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है? विद इन द लंग्स, देखिए लंग्स के अंदर पैसेज, ये लंग्स है हमारे, है ना। इन लंग्स के अंदर ये जो पैसेज है, देखो ये कार्टिलेजेस, ये आपको छल्ले से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, जैसे अर्थफॉर्म में सेगमेंट्स होते हैं वैसे, तो ये सी आकार के छल्ले होते हैं। अब देखो यहाँ पर लंग्स पर आकर ये जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक यहाँ बढ़ रहा है और एक यहाँ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो देखो आगे चलते हैं कि यहाँ पर लंग्स जो है रास्ता आगे और छोटे हिस्सों में बढ़ता जाता है और फाइनली टर्मिनेट इन अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। पैसेज जो है इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा पैसेज। तो उससे पहले देखो कि यहाँ पर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थी, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है ये आगे जाकर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई जो है ये आगे जाकर, ये देखो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है, और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं आगे जाकर किस में बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर बढ़ जाते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एल्वियोलाइज। ये जो एल्वियोलाई हैं ये ही मेन फंक्शन है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारी लंग्स की, जो कि एयर को आने और जाने में मदद करते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये केवल एक सेल जितने थिक होते हैं, इनकी जो वॉल होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एल्वियोलाइज जो है इनकी मदद से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। वॉल जो होती है एल्वियोलाई की, इनके अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बहुत घनी ब्लड वेसल्स इनके अंदर काफी सारी पाई जाती हैं। आगे देखो कि एयर जो इनहेल हम करते हैं उसका रास्ता में, उसका तरीका हमें पता है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं
तो हमारे रिब्स ऊपर उठते हैं, और होता क्या है, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ झुक जाता है, यही होता है ना। ये डायफ्राम जब नीचे आता है तो क्या होता है, ये जगह मिल गई एयर को आने के लिए, वॉल्यूम बढ़ गया जिसकी वजह से एयर अंदर आ जाती है। तो वी लिफ्ट आर रिब्स एंड फ्लैटन आर डायफ्राम। क्लियर है। चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, यहां तक डायफ्राम यहां आ जाता है, तो ये इतनी जगह बढ़ गई ना चेस्ट कैविटी के लिए। चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से एयर अंदर आ जाती है। क्लियर है। द ब्लड, अब ब्लड जो है इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हो क्या रहा है, लंग्स के अंदर एयर तो अंदर आ गई है लंग्स में, और वहां पर क्या पहुंचा है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि सारे बॉडी के टिश्यूज से इकट्ठे करके ब्लड पहुंचा रहा है। और होता यह है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये पहुंच जाती है ब्लड वेसल्स में, और वहां से बॉडी की सेल्स तक पहुंचा दी जाती हैं। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया है वो प्योरीफाई हो जाएगा लंग्स में, और एल्वियोलाइज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगी ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक। ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जब हवा अंदर और बाहर ली जाती है, यानी कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे लंग्स पूरी तरह से एयर से खाली हो जाते हैं। होता यह है कि थोड़ी बहुत मात्रा में, जिसको कि रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, थोड़ी मात्रा में एयर अभी भी हमारे लंग्स में पाई जाती है। कब, जब हम एक्सहेल कर देते हैं। एक्सहेल मतलब उच्छ्वसन कर देते हैं, उच्छ्वसन मतलब हवा को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद देखो कि जब जानवरों की जो शरीर है उसका साइज काफी बड़ा होता है, तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो कि किस में होता है, ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है उसके अकेले की मदद से ऑक्सीजन की डिलीवरी बॉडी के सभी पार्ट्स तक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाने में मदद करते हैं। हम अगर हमारी बात करें ह्यूमंस की, तो देखिए हम ह्यूमंस के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कि हमारे अंदर पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं। अब होता यह है कि हर ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके जाती है। अब ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस तरीके से बना हुआ होता है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के साथ कैरी करके बना लेता है HPO4, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि श्वसन वर्णक की वजह से पहुंच पा रहा है, जल्दी ऑक्सीजन कैरी हो रही है। इसीलिए ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जरूरी है किस काम के लिए, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने के लिए। तो देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज वेयर देयर आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिकॉज हीमोग्लोबिन बिफोर रिलीजिंग इट। तो हमने समझ लिया ये बात कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को हवा से लेकर लंग्स के थ्रू बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, और इसको मतलब CO2 को बाहर निकालने से पहले। ह्यूमंस के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है। ये पिगमेंट जो होता है ये हमारी आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है is more soluble in water as compared to oxygen। तो ऑक्सीजन जो होती है ये तो आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ ट्रेवल कर रही है, और CO2 जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में ही ज्यादा ट्रेवल करती है, क्योंकि CO2 जो होती है ये वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, इसलिए ये हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व अवस्था में ही ट्रेवल करती है। यानी कि CO2 को कैरी करने के लिए कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्लियर है। तो आपको मेन ये पैराग्राफ याद करना है कि सबसे पहली बात तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में। इजी वे में अगर हम एक बार रिवाइज कर लें तो सबसे पहली बात तो डायग्राम बना दिया। डायग्राम के बाद
आप बता देंगे कि जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर जो ट्रैकिया है डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाकर एल्वियोलाई में खुलती हैं। ये आपने सिस्टम बता दिया। नाक के अंदर जो है हेयर्स पाए जाते हैं, म्यूकस पाई जाती है, जो कि गंदगी को रोक लेने का काम करती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं, डायफ्राम नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और एयर हम ब्रीद इन कर लेते हैं। यहाँ पर एल्वियोलाइज जो हैं ये बाहर से आई हुई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और CO2 जो होती है इसको ट्रेवल करने के लिए किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, ये हमारे ब्लड के साथ ही घुलित अवस्था में एक अपना जो ट्रेवलिंग है उसको कंप्लीट करती है, यानी कि CO2 जो है वो ब्लड के माध्यम से ही ट्रेवल करती है। ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। बस इतना सही तो था, याद हो गए 5-6 पॉइंट्स है मेन। इसके बाद देखो स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है इससे जो मेन दिक्कत है वो है लंग कैंसर, क्योंकि स्मोक जो है बीड़ी या सिगरेट किसी की भी, वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया जो है जर्म्स, डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स को, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये जर्म, डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स को बचाते हैं। स्मोकिंग जो है इन हेयर्स को खराब कर देती है या नष्ट कर देती है, जिससे जर्म्स, डस्ट, स्मोक और हार्मफुल केमिकल्स लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कफ हो जाता है और लंग कैंसर तक स्थिति पहुंच जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि सभी ये जो गुटखा, तंबाकू और ये सारी चीजें होती हैं इन पर लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। चलो अब आ जाओ, देखो ये वैसे तो मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया, आप चेक कर लेना, फिर भी मैं एक बार आपको और रिकॉल कर लेते हैं। देखो नोट कर लो कि पैसेज ऑफ एयर है हमारा सबसे पहले नोज, नोज में हमारी नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज से एयर, ये एयर का रास्ता है ना, नेजल कैविटी से फेरिंग्स यानी कि फूड पाइप, लेरिंग्स, ट्रैकिया तक पहुंची। ट्रैकिया जो है ये रहा ट्रैकिया, ट्रैकिया बढ़ गया ब्रोंकाइज में, ब्रोंकाइज यहां आकर ये और जो डिवीजन हो गया ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहाँ लंग्स के अंदर है, एल्वियोलाइज के अंदर क्या हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, तो अगर ये आपको याद रह गया तो बस डायग्राम बनाना है और आप अपने आप भी लिख सकते हो। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर, यहां होगा गैसियस एक्सचेंज, CO2 ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट यानी बाहर निकाल दी जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कैपिलरीज और वीन्स के थ्रू हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा, और यहाँ से टिश्यूज तक पहुंचा दी जाएगी हमारी ब्लड के थ्रू, बॉडी के सभी टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन पहुंचा दी जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं परिसंचरण, परि यानी चारों तरफ, संचरण यानी घूमना। क्लियर है? तो देखो हमने ये देखा कि ये जो ब्लड है ना, अब इसके काम क्या क्या है मेन, देखो कि ब्लड जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ वेस्ट जो मटेरियल्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये जो ब्लड है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक, यही कहा जाता है। अब देखो ब्लड जो होता है ये किस किस चीज से मिलकर बना है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो सभी चीजों का पता होना हमें जरूरी है। अब ये जो हमारा ब्लड है या रक्त है, ये किन 3 चीजों से मिलकर बना है, ये देखो कि एक तो है आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक चीज तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स,
ये तो हो गया इसका हार्ड वाला पार्ट, और लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा इसका प्लाज्मा, है ना। तो ब्लड देखो कि ये प्लाज्मा, ये इसका लिक्विड पार्ट, इस प्लाज्मा के अंदर ये तीनों घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, और इसी की वजह से, किसकी वजह से, इसी की वजह से क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। अब अगर फंक्शन की बात कर लें अपन, तो फंक्शन की बात जब हम करते हैं तो देखो प्लाज्मा जो है ये एक फ्लूइड मीडियम जिसके अंदर ये सभी तरह की सेल्स जो है ये सस्पेंडेड पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो है ये फूड को, CO2 को और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो है ये आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करती है। कुछ तरह के सॉल्ट वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्लड पंप हो रहा है किसकी मदद से, हमारे हार्ट की मदद से, जो कि ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, सभी टिश्यूज तक इसी की मदद से ब्लड पहुंचता है। और इस एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। तो ये जो ब्लड है ये पहुंचने में मदद कर रहा है, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन की सभी जगह तक पहुंचने में मदद कर रहा है। अब पहली बात तो ये कि हम इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम फंक्शन पढ़ लेते हैं किसका, आरबीसी का। देखिए आरबीसी जो है इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट्स, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, टिश्यू मतलब बॉडी के सभी टिश्यूज तक, एंड कैरीज CO2 फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। ये हो गया मेन फंक्शन किसका, आरबीसी का। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है लंग्स तक, लंग्स से टिश्यूज तक, बॉडी के सभी टिश्यूज तक, और CO2 को सभी बॉडी सेल से इकट्ठा करके लंग्स तक लेकर आने का काम है आरबीसी का। WBC ये एक तरह से सोल्जर की तरह काम करते हैं, जिसको कहना चाहिए, है ना। तो कौन कौन सी, एक काम तो मेक एंटीबॉडीज, है ना, और एक्ट एज सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। कोई भी माइक्रोब, कोई भी बाहरी चीज बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाती है WBC की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं इनका एक मेन काम है जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है ये इसी वजह से होता है, प्लेटलेट्स के कारण। प्लाज्मा के काम हमने पढ़ ही लिए, ट्रांसपोर्ट्स, ये प्लाज्मा क्या काम कर रहा है देखो, ट्रांसपोर्ट्स फूड, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट जो है ये किसकी मदद से हो रहा है, प्लाज्मा की वजह से। और किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 का, और हो रहा है नाइट्रोजिनस वेस्ट। इन सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसकी मदद से, प्लाज्मा की मदद से। और पीएच को रेगुलेट करते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती है। नाम में नोट कर देती हूँ, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन protein is present in plasma which helps in clotting of blood। तो ये एक जनरल आउटव्यू हो गया हमारे ब्लड का, कि ये जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है लगातार हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है, ये ब्लड जो है किस किस चीज से मिलकर बना है, प्लाज्मा
और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं उनकी मदद से सभी प्रकार का आदान प्रदान जिन जिन चीज़ों को जहाँ ज़रूरत है वो पहुँचने में मदद कर रहा है। और लगातार ट्रैवल करने के कारण लिक्विड फेज में इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ ही हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंप्लीट हो जाएगा। फिर ओनली वन सिस्टम विल बी लेफ्ट, दैट विल बी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, पढ़ने में और समझने में आपको आसान रहेगा। अच्छी लगी क्लास तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि उसमें हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अच्छे से लगे रहो, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी साथ के साथ करते रहो ताकि अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।